क्या पढ़ रहे थे हम लोग? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बताएं इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इसका महत्व क्यों है? औद्योगिक क्षेत्र का, हाँ मैम ये देश के आर्थिक विकास में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल सही। मैम कृषि के लिए कृषि यंत्रों का मैम निर्माण करता है। बिल्कुल सही, गुड। और मैम हाँ वृद्धि के लिए जरूरी है कि रोजगार से रोजगार आता के लिए है। बड़े पैमाने पे बिल्कुल। और कुछ मैम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करता है। इसके अलावा विश्व उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करता है, सेवा क्षेत्र के लिए आधार का निर्माण करता है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी माध्यमों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत सारा काम करता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। आपके जो उद्योग धंधे हैं इनके लिए आज़ादी के बाद कुछ औद्योगिक नीति आई थी। कौन कौन सी नीति आई थी? 1948 की जो पहली औद्योगिक नीति आई थी उसको लेकर कौन आया था? मैम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे ये? वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1948 में जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों को कितने श्रेणी में बांटा गया? चार। पहले श्रेणी में कितने उद्योग थे? 3 उद्योग। 3। ये किसके अंडर में थे? सरकार के पूरी तरह से सरकार के। दूसरी श्रेणी में 6। ये किसके अंडर में थे? निजी दोनों के। निजी और सार्वजनिक दोनों। और तीसरी श्रेणी में कितने थे? 18। ये किसके हाथ में थे? निजी क्षेत्र। निजी, लेकिन नियंत्रण सरकार का था। और लास्ट में जो बचा चौथी में से सभी निजी क्षेत्र चौथी श्रेणी में आते हैं, जिस पर पूरी तरह से निजी क्षेत्र का भी प्रभुत्व रहेगा। लेकिन अगर उनका काम संतोषजनक नहीं रहेगा तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। दूसरा औद्योगिक जो नीति कब आया? 1956 में। क्या काम किया गया इसके तहत? कितनी श्रेणियों में थी ये? 3 श्रेणियों में थी, A, B और C। ए अनुसूची में क्या था? सार्वजनिक पूर्णतः कंपनियां। और बी में सार्वजनिक और निजी दोनों की सहभागिता थी। लेकिन जो पुराने टाइम के उद्योग धंधे हैं वो किसमें थे? निजी हाथों में रहेंगे और बाकी सार्वजनिक सरकार। और तीसरे में क्या था? A और B को छोड़कर सभी निजी सभी जो है उद्योग धंधे वो इसमें आएंगे। और इसके तहत क्या कोई MRTP एक्ट कब लाया गया था? लाइसेंसिंग प्रणाली को और आसान कर दिया गया था। और इसके बाद कब आया कौन सी औद्योगिक नीति? 1969। 1969 में क्या आया था? MRTP एक्ट। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म बता सकते हैं? मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पीसे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रैक्टिस एक्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितनी सीमा थी इसकी? 20 करोड़ 20 करोड़ या उससे अधिक की सीमा निर्धारित की गई थी। अगर इससे ज्यादा आप कोई कारोबार बढ़ाएंगे तो सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी। इसके बाद और कुछ खास काम हुआ था इसमें? इसके बाद 1980 में इसको 50 करोड़ कर दिया गया था। हाँ, कितना करोड़? 50 करोड़ कर दिया गया था। और 1985 में इसको 100 करोड़ में 100 करोड़ कर दिया 85 में इसको 100 करोड़ कर दिया गया। और समाप्त कब किया गया? 1991 का जो 91 का जो नीति आई उसमें MRTP सीमा को खत्म कर दिया गया। अच्छा, फेरा कब आया था? कौन सी औद्योगिक नीति का फेरा आया था? फॉरेन एक्सचेंज 1973 के जो आपका अधिनियम आया था इसी में क्या आया था? फेरा आया था। और कोई पॉइंट याद है किसी भी? अच्छा, आर्थिक रूप से जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया 1991 उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्हीं के टाइम में LPG आया था। मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? उदारीकरण का मतलब
50 से 60 नियम कानून पर थोड़ी छूट प्रदान करना। ताकि लाइसेंसिंग प्रणाली में लाइसेंसिंग छूट प्रणाली में प्रदान छूट करना, यानी कि जो निजी क्षेत्र है उनको आसानी से उद्योग धंधे लगाने को अनुमति निवेश कर देना। सकते हैं। और प्राइवेट मैम निजी कर निजी सकते हैं, क्षेत्र से सरकारी हाथ से बढ़ावा उसको निजी हाथों में दे देना। हाँ, जो भी संस्थान है वो सरकारी उस पर से नियंत्रण हटा करके ज्यादातर निजी हाथों में सौंप देना ही क्या होता है, निजीकरण। और वैश्वीकरण, मैम आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। हाँ, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करना, अन्य देशों के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोलना कि वो भी आपके यहाँ निवेश करें और आप अन्य देशों में अपने निवेश को बढ़ाएं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा और कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? इसके बाद ये लास्ट 91 का आर्थिक सुधार था। हाँ, क्या काम किया गया था? 91 में क्या आर्थिक सुधार किए गए थे सरकार के द्वारा? मैम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पहले मतलब बहुत सरल कर दिया गया। मात्र कितने उद्योगों पर लाइसेंस आज वर्तमान टाइम में लेना? 5। बाकी सब लाइसेंस से मुक्त कर दिए गए। बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या किया गया बेटे? आयात और लागत टैक्स था, उसको कम किया गया था। हाँ, और आयात निर्यात को संतुलित करने का प्रयास किया गया। विदेशियों को मोटिवेट किया गया भारत में निवेश करने के लिए, उनको विश्व बाजार गया ना, पहुंच को सुनिश्चित किया गया इसके द्वारा। ऐसे बहुत सारे जो काम है वो आधारभूत संरचना का विकास किया गया। बहुत सारी चीजें, तकनीकी का प्रयोग किया गया बड़े पैमाने उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया, जो कि हमारे यहाँ अभी तक नहीं था। धीरे धीरे मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूज जो है परिवर्तन किया गया 1991। मैम जो ये औद्योगिक नीतियाँ लाई जा रही हैं मैम, ये सरकार बदलने पे आ रही हैं जो नहीं, सरकार बदलने पे नहीं आती। औद्योगिक नीतियाँ समय समय पर लाई जाती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे सरकारें बदलती हैं तो फिर वो कुछ नया इम्प्लीमेंट करती हैं, परिवर्तन कर देंगे। हाँ, परिवर्तन करते रहते हैं, कुछ नया कुछ बेहतर। जैसे सरकारें बदलती है तो पिछले वाले से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कुछ नया परिवर्तन करने के लिए आती है। तो औद्योगिक नीतियाँ समय समय पर लाई गई हैं और जरूरत के हिसाब से लाई जाती है। हाँ, जरूरत के हिसाब से जैसी आवश्यकता पड़ती है। अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो फिर अच्छा काम करती है, फिर उसमें कुछ परिवर्तन करती है और बेहतर करने का प्रयास करती है। अच्छा, जो आपका कुछ उद्योग इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे भारत में कुछ देशों की सहायता से, जैसे राउरकेला कहाँ स्थापित हुआ था? उड़ीसा में। कौन से देश की मदद से? सोवियत संघ, जर्मनी या संघ। हाँ, और भिलाई में सोवियत संघ छत्तीसगढ़ में है और सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से। और बोकारो बंगाल में है और हाँ, झारखंड झारखंड USSR की और ये भी सोवियत संघ यानी कि संघ के द्वारा। रूस की सहायता से। इसके अलावा दुर्गापुर मैम ये पश्चिम वेस्ट बंगाल बंगाल में है और ब्रिटेन के ब्रिटेन द्वारा। की ब्रिटेन की सहायता से ये इस्पात संयंत्र सारे स्थापित किए गए थे। शुरुआत के बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं जो अभी क्या है, सरकार के हाथ में है। ठीक, यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ी थी। क्या कोई आप लोगों ने रीडिंग किया था? नहीं वही बता रहे थे 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में पॉइंट वाइज। अच्छा, पॉइंट वाइज ये चल रहा था। हेडिंग कीजिएगा बेटे, कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज, हाँ बेटे, जितना छोड़ना है उतना देख करके छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है तब। कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज, हाँ, कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज, इसमें नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में हाईलाइट कीजिएगा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कोयला, कच्चा तेल,
प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, प्राकृतिक गैस, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद। पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद समझ रहे हैं ना? परिष्कृत करने के बाद जो कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग किया जाता है, उसी को परिशोधन कहते हैं, ठीक ना? परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, तथा विद्युत को शामिल किया जाता है, तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष, 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष, सूचकांक का आधार वर्ष हाईलाइट कर दीजिएगा, आधार वर्ष। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नए आधार वर्ष के अनुसार, नए आधार वर्ष के अनुसार अप्रैल 2017 से, अप्रैल 2017 से वर्ष 2004-5 से बदलकर 2017 से वर्ष 2004-5 से बदलकर 2004-5 से बदलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2011-12 कर दिया गया है, बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। कर दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संशोधित, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संशोधित 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश, 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश, 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश हाईलाइट कीजिएगा, 40.3% है। हाँ बेटी, 40.30% है, 40.30% है। या 0 नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल 3 भी कर सकते हैं। भारांश का मतलब समझ रहे हैं बेटी, यानी जितने उद्योग धंधे हैं उन सभी को अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें से 40% का जो योगदान है वो कौन दे रहे हैं? केवल ये 8 उद्योग ही दे रहे हैं, बाकी आपके 60% में आएंगे। 40% है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस संशोधित भारांश में सबसे अधिक भारांश हाईलाइट कर लीजिएगा, इस संशोधित भारांश में सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पादों को दिया गया है। हाईलाइट कर लीजिएगा, सबसे इस संयुक्त भारांश में सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। संशोधित भारांश में
सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। रिफाइनरी मतलब समझ रहे हैं पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद को, रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है, जबकि सबसे कम भारांश उर्वरक उद्योग को दिया गया है। सबसे कम भारांश उर्वरक उद्योग को दिया गया है। लेकिन इसके पहले जब आधार वर्ष 4-5 था तो सबसे ज्यादा भारांश विद्युत को और सबसे कम उर्वरक को था। लेकिन जब से 11-12 हो गया तब से सबसे ज्यादा भारांश रिफाइनरी उद्योग को और सबसे कम उर्वरक को दिया गया। ये बात याद रखिएगा। अगर कभी पूछेगा तो नहीं, अगर पुराना कभी पूछ ले कि 2004-5 में जो भारांश था वो कितना था 8 उद्योगों का, तो 38.3 था, 38.3% था, जिसमें सबसे ज्यादा किसका था? विद्युत का, और सबसे कम उस समय में क्या था? उर्वरक का। लेकिन अभी तो वर्तमान का ही ज्यादातर पूछेगा, रिफाइनरी और उर्वरक याद रखिएगा, और 40.3% भारांश है। हेडिंग कीजिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को, भारत सरकार द्वारा संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को, उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है, कहा जाता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी, आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकार, उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होता है। सरकारी हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होता है। या इससे अधिक होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को
सामरिक और गैर सामरिक उपक्रमों को सामरिक और गैर रणनीतिक गतिविधियां, सामरिक और गैर रणनीतिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामरिक और गैर रणनीतिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामरिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामरिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामरिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में या 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उद्यमों को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सामरिक मतलब समझते हैं? रणनीतिक बिल्कुल नहीं, बताइए सामरिक क्या है? सुरक्षा दृष्टि। हर तरफ से सामरिक मतलब होता है जो ज्यादातर रक्षा से जुड़ा होता है, उसी को सामरिक कहते हैं। जो सैन्य से जुड़ा हो ज्यादातर उसी को सामरिक कहते हैं। तो इससे 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा। हेडिंग है कि पॉइंट? नहीं, उसी में सामरिक में ही लिख लीजिए। पहला है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा। दूसरा क्षेत्र है परिवहन एवं दूरसंचार। दूसरा क्षेत्र है विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज। विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा या एवं अन्य खनिज है। बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय संस्थाएं। सेवाएं या संस्थाएं? सेवा हाँ, सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। जो हमारा केंद्र का सामरिक है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं। ये सब 4 क्षेत्रों में बटे हुए हैं केंद्र के सामरिक जो क्षेत्र हैं। आगे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसके अलावा अन्य सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, इसके अलावा अन्य सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, अन्य सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को गैर रणनीतिक माना जाता है। गैर रणनीतिक माना जाता है।
रीडिंग कीजिएगा। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणी। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकेंड। श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकेंड के उद्योग इसमें नीचे लिखिएगा एक लाइन। लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के दर्जे से नवाजा जाता है। अब रीडिंग कीजिएगा। महारत्न, महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। अब रीडिंग कीजिएगा। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश। बहुत महत्वपूर्ण है ये। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश, यहाँ से क्वेश्चन आया है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश। अब दिशा निर्देश में जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। पहले दिशा निर्देश है उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा दिशा निर्देश, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।
सूचीबद्ध हो। तीसरा, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार, पिछले 3 वर्षों के दौरान, 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औसत सालाना कारोबार रुपीस 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, रुपीस 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध परिसंपत्ति, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध परिसंपत्ति परिसंपत्ति 15,000 करोड़ से ज्यादा हो, शुद्ध परिसंपत्ति रुपीस 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट, कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कर अदायगी के बाद, कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। औसत सालाना लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। लास्ट पॉइंट, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। उपस्थिति हो, यानी कि अगर ये सारे क्राइटेरिया को कोई पूरा कर रहा है उद्योग धंधा या कंपनी, तो क्या कहलाएगा? महारत्न। अब यहाँ ये IAS में क्वेश्चन आए थे, ये जो आपके पॉइंट में है ना, कितने करोड़ का उसका टोटल परिसंपत्ति हो, कितने करोड़ का टर्नओवर हो, कितना उसका वास्तविक शुद्ध लागत मतलब लाभ होना चाहिए, तो कितना करोड़ है सालाना औसत कारोबार? 25 करोड़ का, और उसकी परिसंपत्ति कितनी होनी चाहिए? 15 करोड़ से ज्यादा, और उसका शुद्ध औसत लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें वो कंप्लीट कर रहा है, साथ ही वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध है, 9 रत्न पहले से कंपनी का दर्जा उसको मिला हुआ और वैश्विक स्तर पे अपनी अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, तब उसको क्या कहा जाएगा? महारत्न कंपनी की IAS की घोषणा। अब रीडिंग कीजिएगा, क्या लिखवा? वर्तमान में
आपकी जो महान कंपनियाँ हैं वो लगभग 13-14 हो गई हैं। क्या नाम लिखना चाहेंगे उनके? नोट कर लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के या ऐसे लिख लीजिए बेटे, 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अब उनके नाम लिख लीजिए। पहला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे कहते हैं भेल। दूसरा, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इसको क्या कहेंगे? BPCL। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। नेक्स्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गेल, GAIL, गेल शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, HPCL। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL। IOCL। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। पावर फाइनेंस कारपोरेशन। पावर फाइनेंस कारपोरेशन। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेल कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL। और लास्ट तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। 13 ही हुआ ना बच्ची? यस। हाँ, कोई मेरे पास अभी नहीं है, या आपको या तो कल बता देगी या आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा थोड़ा, कोई एक नहीं है डाटा मेरे पास। हाँ बेटे, ये सब बेटे नहीं पूछा जाएगा। आप जैसे PCS वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, IAS में नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा ना, इसमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा और एक मिनी रत्न में से या नवरत्न में से लगा देगा और कहेगा इसमें से कौन सा है जो महारत्न कंपनी नहीं है, या आप इनमें से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियां हैं वो की सहायता से बताइए। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको महारत्न कंपनियां खाली रट लेना है, बाकी उसमें जो भी मिक्स करेगा उसको हटा दीजिए बस। आपको नवरत्न मिनी रत्न नहीं रटना है, सिर्फ महारत्न कंपनियों को रट लीजिए तो छोटे एग्जाम में भी आपको समस्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी और तो पूछा नहीं गया कि जैसे नवरत्न कंपनियां अभी तक नहीं पूछी गई कितनी हैं, या इनके क्या क्राइटेरिया है, या मिनी रत्न कंपनियां कितनी, उनके क्या क्राइटेरिया, ये सब एग्जाम में भी पूछा नहीं गया है। तो अगर कहिए तो लिखवाएं, नहीं तो छोड़ दें। क्राइटेरिया वगैरह के क्या क्राइटेरिया, ये सब पूछा नहीं गया, मेरे नज़रों से कभी क्वेश्चन नहीं आया प्रीवियस ईयर में, तो छोड़ दें। ऐसे बता दें, याद रहेगा आप लोगों को, लिखवाने के बाद थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। सुन लीजिए, आ गए उसी बहुत सारा हो जाएगा, आ गए ना उसी पे, वही कह रहे हैं। ये जितना आप लिखेंगे ना उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा, जितना जरूरी है उतना ही लिखिए, बाकी लिखवाने में हमें क्या है, हम तो लिखवाते रहेंगे, हमारे पास तो पूरा भरमार है लिखवाने का, वो तो हम छोड़ छोड़ के लिखवाते हैं। इम्पोर्टेंट ना हो तो रहने दीजिए बेटी, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, सीधा सिंपल एक शब्द में यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बना, जहाँ से बना वो मैंने पूरा लिखा दिया। ऐसे बता दें, चलिए बता देते संतोष के लिए आप लोगों को। हाँ, तो इसमें कहना है कि अगर भी कोई भी जो कंपनी है उसे कब श्रेणी में रखा जाएगा आपके नवरत्न में, तो इसके लिए पहला है कि पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो, एवं 6 चयनित निष्पादन मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। ये मानदंड निम्नलिखित हैं, जैसे कुल शुद्ध पूंजी, निबल मूल के अनुपात के रूप में निबल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत, प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर महारत्न का भी याद नहीं रहेगा जो पूछा गया है, ठीक ना, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें, फिर आप मिनी रत्न का, फिर आप इसका देखेंगे, श्रेणी 1 देखेंगे, श्रेणी 2 देखेंगे, तो दिक्कत। तो बस खाली महारत्न याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी इसमें मिक्स करेगा तो आप समझ में आ जाएगा कि ये महारत्न नहीं है। उतना ही 13-14 याद करने में आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, पहले इसको पढ़िए तो थोड़े याद हो जाएंगे, जैसे सेल, वेल, भेल, NTPC, ONGC, कोड। मैम इसमें टिस्को नहीं आता नहीं, ये आपके महारत्न या नवरत्न में, मतलब जिससे महारत्न में नहीं है, अब ये नवरत्न में या मिनी रत्न में हो सकता है, लेकिन महारत्न केवल याद करिए, उसमें वो नहीं है, यानी कि वो कुछ भी हो, महारत्न तो नहीं है। तो आगे बढ़े, फिर हम लोग आवेदन कीजिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSMEs, MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें नोट कीजिएगा, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम,
भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी सहायता करते हैं। भारत में MSMEs बड़े रोजगार अवसर देने, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग बड़े रोजगार अवसर देने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। MSME विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता था। इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता था। आगे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा MSME उद्योगों के वर्गीकरण का
एमएसएमई के वर्गीकरण का नया आधार प्रस्तुत किया गया है। नया आधार प्रस्तुत किया गया है, हाईलाइट कीजिएगा, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। नया आधार प्रस्तुत किया गया है जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। आगे उल्लेखनीय है कि यह संशोधन एमएसएमई उल्लेखनीय है कि यह संशोधन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में विकास अधिनियम के 2006 में लागू होने के विकास अधिनियम के 2006 में लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया है। लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया है। आप रीडिंग कीजिएगा। निवेश वार्षिक टर्नओवर, निवेश वार्षिक टर्नओवर, हेडिंग कीजिएगा निवेश वार्षिक टर्नओवर। एक तरफ कीजिएगा वर्गीकरण, निवेश मतलब जो है टर्नओवर के नीचे एक तरफ कीजिएगा वर्गीकरण। दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा पेज को, एक तरफ वर्गीकरण, दूसरी तरफ कीजिएगा विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम। हेडिंग था निवेश वार्षिक टर्नओवर। उसके नीचे आपको दो पेज को दो भाग में बांटना है। एक तरफ लिखना है वर्गीकरण, इधर जगह कम रहेगा। दूसरी तरफ लिखना है विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम। विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम। इसका मतलब है चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र का उद्यम हो या सेवा क्षेत्र का उद्यम हो, उसमें कितना टर्नओवर, कितना लागत होगा, तब वो माना जाएगा कि वो कौन सी श्रेणी का है। बात समझ में आया? अब इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे वर्गीकरण में सूक्ष्म माइक्रो, उसके सामने विनिवेश ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक। विनिवेश ₹1 करोड़ तक, विनिवेश ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक। ₹5 करोड़ तक, यानी कि अगर किसी उद्योग का जो वार्षिक विनिवेश किया गया जो अमाउंट है वो ₹1 करोड़ का है और उसका जो टर्नओवर है वो ₹5 करोड़ का है, तो वो उद्यम क्या कहलाएगा? सूक्ष्म या माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएगा या सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा या उद्यम कहलाएगा। चाहे वो सेवा क्षेत्र में हो या विनिर्माण क्षेत्र में, दोनों में अमाउंट यही रहेगा। आयोग के द्वारा पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का वार्षिक लागत या निवेश या टर्नओवर कितना होना चाहिए। दूसरा लघु, दूसरे में लिखिए लघु। लघु का मतलब स्मॉल,
निवेश ₹10 करोड़ तक और टर्नओवर ₹50 करोड़ तक। अच्छा मैं विनिवेश कर दी, सॉरी निवेश होगा, विनिवेश नहीं होगा। निवेश ₹100 करोड़ तक, 10 करोड़। अरे सॉरी क्या दिमाग क्या चला, 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 है ना, कितना बोला मैंने, नहीं 50 करोड़। निवेश ₹10 करोड़ तक और टर्नओवर ₹50 करोड़ तक। टर्नओवर ₹50 करोड़ तक। ये किसका क्राइटेरिया है? अगर 10 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है वार्षिक, तो उद्योग क्या कहलाएगा? लघु या स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगा। और तीसरा मध्यम, मीडियम। निवेश ₹50 करोड़ तक और टर्नओवर ₹250 करोड़ तक। निवेश ₹50 करोड़ तक और टर्नओवर ₹250 करोड़ तक। 250 करोड़ तक, यानी अगर कोई उद्योग का निवेश ₹50 करोड़ है और टर्नओवर ₹250 करोड़ है, तब वो कौन सी होगी? मध्यम। और ये निवेश चाहे आपका विनिर्माण क्षेत्र में हो या सेवा क्षेत्र में, दोनों में अमाउंट सेम ही रहेगा। ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2006 वाला था, उसमें बहुत कम था अमाउंट, वो अब नहीं पूछा जाएगा। ये नया आया है 1 जुलाई 2020। इसका मतलब मैम जो निवेश कर रहे हैं वो 50 होना चाहिए और जो उसका मतलब लागत होगा वो लाभ होगा। लाभ नहीं, टर्नओवर कारोबार आपने कितने का किया, टर्नओवर लेन-देन कारोबार टोटल कितने का है, समझ में आया? 50 करोड़ का निवेश करेंगे, लेकिन पूरे साल में आप कारोबार और ज्यादा क्या करेंगे ना, वो तो शुरुआती निवेश है इनको, फिर उसके बाद फिर आप कुछ फायदा देंगे, फिर और लगाएंगे, फिर फायदा होगा, फिर और लगाएंगे, तो ओवरऑल टर्नओवर आपका होगा। दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। हाँ, दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तभी आप इनमें आएंगे। बात में मैम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम आप सभी के जुबान पे होना चाहिए कि सूक्ष्म या माइक्रो के लिए 1 करोड़ निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ और लघु के लिए निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ और मध्यम के लिए निवेश 50 करोड़ और इसका 250। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही करेंगे ना, 1 का 5, 10 का 5, 50 का 5, 5 कर देंगे। 1 का 5 गुना 5 करोड़, 10 का 5 गुना 50 करोड़, 50 का 5 गुना, बस यही कर दीजिएगा। अगर सामने का याद रहे, इसका 5 गुना टर्नओवर होना चाहिए, ठीक ना? क्या हमारी सुना है? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब ये कीजिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व क्यों है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए वेरी गुड। और पूरी समता लाने के लिए बहुत अच्छे। और हर वर्ग रोजगार वही बात है, और रोजगार क्रिएट करने के लिए सबको आय उपलब्ध आय कराने के उपलब्ध कराने के लिए, लिए। आय का विकेंद्रीकरण रोकने के लिए, ये सब के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट, कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी
हिस्सेदारी क्या है, बढ़िया है, इसमें महत्वपूर्ण है। कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, क्योंकि ये क्या होते हैं, श्रम आधिक्य होते हैं। रोजगार के अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन में योगदान। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन में योगदान। आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन में योगदान। आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन में योगदान। साउंड थोड़ा कम आएगा, आप लोग दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण करने में सहायक। राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण करने में सहायक। राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण करने में सहायक। नेक्स्ट, उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न उत्पादों का निर्माण। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न उत्पादों का निर्माण। कम स्थिर और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। कम स्थिर और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। लास्ट, औद्योगिक विवादों का कम होना। औद्योगिक विवादों का कम होना। औद्योगिक विवादों का कम होना। अब हेडिंग कीजिए विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें लिखेगा, भारत एशिया में उन देशों में एक था। भारत एशिया में उन देशों में एक था। भारत एशिया में उन देशों में एक था। भारत एशिया में उन देशों में एक था जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उसे कहेंगे। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। EPZ ब्रैकेट में कर लीजिएगा। EPZ कभी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। EPZ। आगे, की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया। की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया।
और 1965 में एशिया का पहला की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया और 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित हुआ। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित हुआ। कांडला कहाँ है? गुजरात। गुजरात। कांडला में स्थापित हुआ। एक क्वेश्चन आया है, एशिया में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? कांडला, गुजरात में स्थापित हुआ। और कब स्थापित हुआ? 1965 में स्थापित हुआ। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां, ये पॉइंट भी आ चुका है एग्जाम में, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एकीकृत क्षेत्र होते हैं। एकीकृत क्षेत्र होते हैं। एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। बात समझ में आया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो आर्थिक कानून होते हैं वो आसान होते हैं, लचीले होते हैं और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं डेवलप होती हैं ताकि लोगों को व्यापार करने में या आयात निर्यात करने में समस्या ना हो। इसी को कहा जाता है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और आप इसको डायग्राम के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे पहला इसमें है घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना। घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को आकर्षित करना। दूसरा, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को
इसके अलावा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। इसके अलावा नेक्स्ट बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, साथ ही रोजगार के अवसर का सृजन करना। रोजगार के अवसर का सृजन करना। देखिए इतने सारे महत्वपूर्ण काम हैं किसके, विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलप करने के पीछे। पहला क्या है, घरेलू और विदेशी दोनों को निवेश के लिए आकर्षित करो, इन क्षेत्रों में आइए और निवेश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम आपको आधारभूत सारी अवसंरचनाएं भी देंगे, साथ ही बहुत लचीला कानून रहेगा देश के अन्य क्षेत्रों को अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे। वस्तुओं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने का भी इसमें प्रयास होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी आधारभूत संरचना का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत कम पैसे देने होंगे, आपको निर्यात आयात का भी कम लागत लगेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन भी करेंगे, यानी कि इन सब के अलावा अन्य आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसका भी सृजन होगा और बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पे विकास किया जाएगा, ताकि आयात निर्यात के लिए, व्यापार के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो, कोई समस्या ना हो। और क्या करेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। निश्चित ही अगर काम कहीं पे बढ़ेगा, रोजगार का वहाँ पे अवसर अपने आप सृजित हो जाएगा। आयात निर्यात बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो कुछ चीजें तो अपने आप ही बढ़ जाएंगी। 5 मिनट में आके आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, क्या कहेंगे इसे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नोट कीजिएगा इसमें निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी सामान्यतया विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान ही होते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी सामान्यतः विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरह ही होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान ही होते हैं। ईपीजेड में भी सामान्यतया, ईपीजेड में भी सामान्यतया आर्थिक कानून देश के, आर्थिक कानून देश के सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा, आर्थिक कानून सामान्यतः देश के सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार होते हैं। देश के सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार होते हैं। ईपीजेड औद्योगिक निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु, ईपीजेड औद्योगिक
निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुक्त बंदरगाह और सीमा शुल्क क्षेत्र शामिल होते हैं। मुक्त बंदरगाह और सीमा शुल्क क्षेत्र शामिल होते हैं। आगे EPZ में सरकार द्वारा कुछ करों आदि में EPZ में सरकार द्वारा कुछ करों आदि में EPZ में सरकार द्वारा कुछ करों आदि में विशेष छूट दी जाती है। विशेष छूट दी जाती है। EPZ का भौगोलिक एवं वाणिज्यिक दायरा, EPZ का भौगोलिक एवं वाणिज्यिक दायरा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तुलना में कम होता है। आप रीडिंग कीजिएगा विनिवेश। विनिवेश क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र होता है, उसका विक्रय किया जाता है निजी या आम जनता के हाथ। हाँ, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है या जो सरकारी उपक्रम है उसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है, आपने आज ही पढ़ा ना, सार्वजनिक उपक्रम उसे कहेंगे जिसमें 51% या उससे अधिक सरकार की हिस्सेदारी है। तो ऐसे उपक्रम चाहे वो सार्वजनिक कहिए या सरकारी कहिए जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, जब वो अपनी हिस्सेदारी को क्या करे, बेच दे, उसमें लगे हुए पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए, तब उसी को क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। किसी क्षेत्र में पैसा लगाना निवेश है और उसे वापस प्राप्त करना विनिवेश है, यानी कि उल्टा है, विलोप है। इसी को विनिवेश कहते हैं, इसमें नोट कीजिएगा। विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है। अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है।
नोट कीजिएगा आगे। 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। इसका इंग्लिश होगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। इसका फुल फॉर्म, कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि DIPAM का फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म क्या होगा आपका? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक, अब रीडिंग कीजिएगा। विनिवेश के प्रकार, विनिवेश के प्रकार, विनिवेश के प्रकार। विनिवेश दो प्रकार का होता है, एक सामरिक विनिवेश होता है और एक सांकेतिक। सांकेतिक विनिवेश और सामरिक विनिवेश। पहला सांकेतिक, सांकेतिक विनिवेश और दूसरा सामरिक विनिवेश। सांकेतिक विनिवेश, दूसरा सामरिक विनिवेश। हेडिंग कीजिएगा सांकेतिक विनिवेश। एक वीडियो में अच्छा, पानी पीना है? ठीक है बेटे, फिर पानी पी के आइए आप लोग। डायरेक्ट गवर्नमेंट सीखा